बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सुनो पाकिस्तान और आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी सुबह का आगाज़ जी दुआ करते हैं बहुत ही तवाना और मुस्बत हुआ होगा, और बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की पहली किरण दिलों में उम्मीद जगा देती है, तो आप भी पॉजिटिव माइंड के साथ जी अपने दिन का आगाज़ करें, अपनी लाइफ का दोबारा से आगाज़ करें। अगर कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट भी हो चुके हैं, जनाब मुझे कहते हैं महब जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक, और बड़ी खूबसूरत महब ने मैसेज दिया है कि जनाब डिमोटिवेट हैं तो रिबूट करें, खुद को रीस्टार्ट करें और ज़िंदगी का भरपूर जनाब मज़ा लें। और आज का शो जो है वो हम आपको बता देते हैं कि इसका आगाज़ करते हुए हमें बहुत ही इंतहाई फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्का हक के उस एक साल की जब मई 2025 की रात को हमारे शाहीनों ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया था। आप तसव्वुर करें कि एक तरफ भारत के 72 और दूसरी जानिब हमारे सिर्फ 42 जहाज राफेल, जिस पर मोदी को बड़ा नाज था, उसे हमारे J-10C और JF-17 थंडर ने कहीं का ना छोड़ा। इसके बाद भी आबी जारहियत और हाइब्रिड वॉर की शक्ल में साजिशें अब भी जारी है। तो क्या मोदी सरकार ने इससे कोई सबक सीखा या नहीं? आज तारीखी मार्का हक की कामयाबियों और यादों को ताज़ा करेंगे। बिल्कुल, और जहां हम नाज़रीन सरहदों के पहरेदारों की बात करेंगे, वहीं आज हम अपने अंदर की उस खामोश चीख को भी सुनेंगे जो अक्सर हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, उस पर्दे के पीछे होती है। और ख़ुदकुशी के बढ़ते रुझानात और जहनी दबाव पर भी बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी बात किसी की जान बचा सकती है। और अगर आप मज़ीद परेशान है, और पेट्रोल की वजह से भी हम देखते हैं खुदा न खास्ता बहुत से ऐसे केसेस हुए, महंगाई की वजह से लोग अपनी जानें गंवा बैठते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, घबराना अपने नहीं है। ई बाइक स्कीम जो है वो हुकूमत ने जो तब्दीली की है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इससे अब आम आदमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए बाइक लेना जी आसान हो गया है। और तरीक़ाकार क्या है ये आज के शो में हम बताएंगे, और इसके साथ साथ खालिस हल्दी कैसे बनाई जाती है ये तरीका भी आज हम अपने शो में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ किचन में जी मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर होने वाली, यानी कि आपके भूख का भी इंतज़ाम हमने कर दिया है। स्नैकिंग के लिए भी आपके लिए आज सारे लवाजमात प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो आपने जुड़े रहें, कहीं नहीं जाना, रिमोट साइड पे रख दें और शो को एंजॉय करें। और गलती से कुछ सेगमेंट मिस हो जाते हैं तो सोशल मीडिया पे जाएं और उनको दोबारा से भी एंजॉय कर सकते हैं, और अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा कीमती है और मानी रखता है। पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तारीख की खूबसूरती तो यही है कि वो खुद को दोहराती रहती है। गुज़श्ता चंद सालों से भारत के हिस्से में शर्मिंदगी और मुसलसल नाकामियां आ रही हैं, वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। 2019 में अभिनंदन का जख्म ताज़ा था कि गुज़श्ता बरस 6 और 7 मई की दरमियानी रात मोदी सरकार ने फिर वही हमाकत कर दी। मोदी ने सोचा था कि सिविलियन आबादी पर मिसाइल गिराकर हीरो बन जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि सामने पाकिस्तान एयरफोर्स के वो शाहीन तैयार बैठे हैं जिन्होंने रातों रात भारत का तकब्बुर 6 जंगी तैयारों की तबाही की सूरत में जमी बोस कर दिया। तैयारे भी वो जो राफेल, जिन पर मोदी सरकार को बड़ा नाज था। ये बात तो अब तय कि 6 और 7 मई की वो रात भारतीय फौज कभी ना भूल सकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह हमारे शाहीनों ने मोदी सरकार के लिए तंदूर बना दिया था, उसकी तपिश आज तक महसूस की जा रही होगी इंडिया में। और आज मई 2025 के इस मार्के की अगर हम बात करें तो 1 साल बीत चुका है, और पाकिस्तान का कद आलमी सतह पर पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद है। मार्का हक के बाद से क्या कुछ बदल गया है, इस पर गहरी नज़र डालने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मई 2025 की 4 रोज़ा जंग और मार्का हक, आपके ख्याल में पाकिस्तान का जवाब 2019 के मुकाबले में कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और ज़बरदस्त था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी हम तमाम लोग, पूरी कौम मिलकर मार्का हक की इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिस तरह का रिस्पांस हमने जनरेट किया, तो मैं समझता हूँ उसकी मिसाल 65 वॉर के अंदर और 61 में तो दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद मॉडर्न एरा के अंदर अपने से 4 गुना बड़ी फौज को 3-4 दिन के अंदर घुटनों पे आने में मजबूर करना। और स्पेशली जब हमने रिस्पॉन्स किया था 10 मई को, तो उस जिस तरह से वो 45 मिनट के अंदर अपने घुटनों पे आया था, इसकी मिसाल में माजी में नहीं मिलती है। देखिए, जब ये जो रिस्पांस हमने जनरेट किया था, इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी। सबसे पहले मैं कहूँगा 3 मिथ टूटी थी, 2 वैलिडेट फैक्ट्स हुए थे और 1 न्यू नॉर्मल जनरेट हुआ था जब ऑपरेशन मार्का हुआ था। सबसे पहली मिथ जो टूटी वो ये कि इंडिया जो है
साउथ एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये मिथ टूटी और उसकी जगह वो रेलीगेट हो गए इनटू फेवर ऑफ पाकिस्तान कि वो इंडिया क्या नेट रीजनल जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। वी बिकेम द नेट रीजनल स्टेबलाइजर, जो ज्यादा पॉजिटिव एंगल से देखा जाता है, जो ज्यादा अमन के लिए काम करता है और इस खित्ते में एक अहम ताकत बन के हम लोग उभरे। एक पहली मिथ ये टूटी। सेकंड मिथ ये टूटी कि इंडिया समझता था कि वो सोशल मीडिया के जरिए उसने जो एक सो कॉल्ड दरार पैदा कर ली है, उसका वहम था। एक मिथ थी कि आर्म फोर्सेस और अवाम के दरमियान कोई दरार पैदा हो गई है, वो मिथ टूटी बिकॉज द मोमेंट फर्स्ट बुलेट वाज फायर्ड बाय द इंडियंस, हमने देखा कि पूरी कौम जो है वो अपने फोर्सेस के साथ हमेशा की तरह खड़ी हुई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई बात नहीं, आपस में डोमेस्टिक लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं सियासी क़यादत के और सारा कुछ, लेकिन जब बात पाकिस्तान की तो सारे जुड़ गए। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये कि टू फ्रंट वॉर सिनेरियो का एक कॉन्सेप्ट जो था, एक मिथ थी कि इंडिया ईस्ट से हमला करेगा और वेस्ट की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए टीटीपी के लोग जो दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान फोर्सेस की के जो रिसोर्सेज हैं उसको डाइल्यूट करेंगे, दो प्रॉन्ग्स के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम टेररिज्म को भी जो है उसको रोक रहे थे, एट द सेम टाइम ईस्ट के साथ जो जैसी थ्रेट डेवलप हुई है, ऑपरेशन मरसूस जो हमने किया उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। तो तीन मिथ ये टूटी। दो चीजें जो वैलिडेट हुई हैं वो ये कि जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि इट्स नॉट द मैन बिहाइंड द गन बट इट्स द गन व्हिच इट्स द मैन बिहाइंड द गन नॉट द गन व्हिच फाइट्स। तो वो सही मानों में वैलिडेट हुआ कि अगर राफेल किसी मुल्क के पास है लेकिन उसमें बैठा हुआ कॉकपिट के अंदर पायलट अगर तगड़ा नहीं है, ना प्रोफेशनल हिसाब से, ना मोटिवेशन हिसाब से, ना जज्बा शहादत के हिसाब से, तो फिर राफेल भी ऐसी हैं जैसे मशाक जो सबसे एक स्लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है। लिहाजा हमने प्रूव किया कि हमारे शेफर, हमारे पायलट्स जो कॉकपिट में बैठे थे, तो फिर वो JF-17 हो या मिराज हो या J-10C हो या F-16 हो, तो फिर शेर का जिगरा लेके जो पायलट्स थे उन्होंने प्रूव किया। बेशक। सेकंड जो चीज वैलिडेट हुई, हम देख रहे थे कि कारगिल वॉर के बाद से लेकर हम प्लानिंग सारी कर रहे थे ऑन मैप्स, हम सारी वॉर गेमिंग करते थे कि इंडिया ये करेगा तो हम ये करेंगे, इंडिया ये करेगा तो हम ये करेंगे, कॉन्टिजेंसी बनाया करते थे और हम इसको जनरली अपनी एक्सरसाइजेस में प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि थैंक यू इंडिया कि हमने वो जो सारी कॉन्टिजेंसीज या प्लान्स बनाए थे एक्चुअली ऑन ग्राउंड हमने उसको टेस्ट कर लिए कि हम वाकई इंडिया को तमाम महाजों पे शिकस्त दे सकते हैं और हमारी जितनी जदीद टेक्नोलॉजी थी उसको हमने जो प्रैक्टिस कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सही मानों में एक बैटल हार्डन अफवाज हैं। लास्ट जो हमने न्यू नॉर्मल जनरेट किया वो ये था कि किस तरीके से एक जो फौज है जो 4 गुना एसिमेट्रिकली कम है दूसरे अपने दुश्मन मुल्क से, वो किस तरीके से एक यूनिसॉन, एक जॉइंट, एक कन्वर्ज तरीके के साथ अगर एम्प्लॉय हो तो एक ऐसा पंच बन जाती है जिसके इंडिया के पास कोई जवाब बनता ही नहीं था। तो हमने एक न्यू नॉर्मल जनरेट किया और अब ऑपरेशन मरसूस की जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो सुनने में आता है और देखने में भी आ रहा है कि दीगर ममालिक के जो वॉर कॉलेजेस हैं और स्टाफ कॉलेजेस हैं उसमें एज ए केस स्टडी के तौर पर बनाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ऊंचा गया और इंडिया जो अपना डिजर्विंग जो उसका स्टेचर था वो जो बिल्कुल ही जो है एक क्या उसका मकार एक कौम है, कौम में नहीं कहता, मुल्क की उसकी लीडरशिप है, वो दुनिया में जो असल अपने मकाम बिल्कुल बिल्कुल भारत को हजीमत उठाना पड़ी है और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब अगर हम देखें तो एक ही रात में 6 तैयारे गिर जाना और किसी भी फसाइया के लिए ये बड़ा ही डरावना ख्वाब होता है, वो चाहे किसी हादसाती तौर पर हो। ये तो बाकायदा मार गिराए गए और कैपेसिटी इससे ज़्यादा की थी मार गिराने की, लेकिन हमने एक पैगाम दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तादाद इससे ज़्यादा बताते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सब के बावजूद भारतीय फजाइया का मुराल अब इस काबिल है कि वो दोबारा किसी मुहिम जोई का सोच भी सके? मैं देखें उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जब उसे 6 और 7 की रात को पे अटैक किया था तकरीबन 12:30 के करीब, जब बुरीद के और यहाँ पे नीचे अहमद पर शेयर किया और ऊपर मुजफ्फराबाद के पास 9 टारगेट्स को उन्होंने साइमल्टेनियसली एंगेज किया था। हम तमाम उनको देख तो रहे थे कि वो टुकड़ियों में इंडियन एयरफोर्स जो है वो बॉम्बर्स के साथ और जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ और वैक्स के साथ पूरे पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर उस पर डिवाइड थी। 4 टुकड़ियां थी, एक तो नीचे कराची के वेस्ट में थी, फिर एक रहती रहीमिया खान या भावलपुर है उसके अपोजिट इंडियन साइड पे थी, और तीसरी जो है वो सियालकोट और लाहौर के सेक्टर में थी, और एक ऊपर कश्मीर में थी। तो उन्होंने यहाँ पे रहती रहीमिया खान और भावलपुर के अंदर टारगेट एंगेज किए, उधर से नॉर्थ में कश्मीर में एंगेज किया, और एक मुरीद के जो है
वो ये सियालकोट सेक्टर से जो उन्होंने किया था। अब ये 22 अप्रैल का पहलगाम का हम देख रहे थे कि वो चीजें इवॉल्व कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और एक जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार थे कि हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना, बिकॉज वो 4 टुकड़ियों में उसको डिवाइड करके हम पे हमला करना चाह रहे थे, सरप्राइज देना चाह रहे थे। लेकिन हमारी सारी साइबर के लोग जागे हुए थे और आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं 7 जो मई है 2025 को, इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं पिछले साल 365 दिन पहले, इस वक्त तक 6 तैयारे जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके थे, बिकॉज 12:30 के करीब उन्होंने 12 के करीब अटैक किया था। 55 मिनट के अंदर हम उनके 6 तैयारे गिरा चुके थे। फिर उसके बाद कंफर्मेशन हो रही थी कि हमने हिट तो की है, लेकिन मलबा कहाँ गिरा है, क्या हुआ है, कौन सा जहाज था, किस जगह पे गिरा है। तो सुबह बाय दिस 9 o'clock टाइम, जब आप अपना मॉर्निंग शो उस दिन भी कर रहे होंगे, तो बार बार आ रहा था एक तैयारा कंफर्म, 2 तैयारे कंफर्म, 3 तैयारे कंफर्म, बाय 9 o'clock फिर कंफर्म हो गए थे। इसीलिए जो औरंगजेब साहब जो जनरल अहमद शरीफ या डीजीएसपीआर के साथ आके जो प्रेस ब्रीफिंग किया करते थे, तो वो तो बहुत हार्ट थ्रोब बन गए थे वैसे तो एक मीडिया फिगर बन गए थे। तो उन्होंने बड़ा फेमसली सारा वो कहते हैं ना दरियाओ क्रूजे बंद किया था, क्राउड कहा था 8-6-0। तो पूरी कौम का जो मोराल अभी भी हमारे उनके खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अहमद साहब, मोराल बहुत हाई है और जब भी हम सुनते हैं और इस 65 की वॉर के अंदर वो जब था जी इस तारीखी लम्हे को याद करते हैं तो वाकई मोराल फिर से हाई हो जाता है। और जितनी भी तैयारे गिराए हो, लेकिन 6-0 की जो धूम हर जगह मची है वो इंडिया कभी भी नहीं भूल सकता। और जिस तरह से उसने गुमान किया था कि वो पाकिस्तान को जेर कर लेगा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके, लेकिन उसे अमरीकी सदर के जरिए जंगबंदी की भीख मांगनी पड़ी। सिफारती पसपाई को आप कैसे देखते हैं? और अब जो शाइनिंग इंडिया के जो नारे लगाने वाले वो कहीं नजर नहीं आते। क्या लगता है आपको, जिस हद तक आइसोलेट हो चुका है भारत, दोबारा कहीं किसी सिफारती महाज पर नजर आ सकते हैं आपको? गुमान करने वालों को हमने घुमा कर रख दिया इन शॉर्ट। देखिए, आपको पहले सवाल के में आखिरी हल्का से जवाब रह गया था कि आपने कहा कि क्या वो अब दोबारा एयरफोर्स का मोराल ऐसे है। मोराल बेचारों को उस वक्त भी नहीं था। उस वक्त भी इंडियन एयर चीफ और जो सेकंड कमांड थे वो बता रहे थे कि हम सरप्राइज नहीं अचीव कर सकते, पाकिस्तान के पास इतना मोटिवेशन है, इतने वेपन्स हैं कि वो नहीं लड़ पाई। जब उन्होंने इस तरह की चीजें अपने पॉलिटिकल क़यादत को बताई थी, तो उन्होंने, आपको याद हो कि नंबर 2 ऑफ द एयरफोर्स उसको डिसमिस किया था। इसी तरीके से उनकी जो इंटेलिजेंस के लोग थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस का सेकंड इन कमांड था, उसको फारिग किया था जनरल साहब को। दौरान जंग लीडरशिप को चेंज किया गया था क्योंकि वो लोग हाई मोराल में नहीं थे। और अब जब इतना नुकसान कर चुके हैं, और अब तो उनके जयशंकर और ये सारे लोग मान रहे हैं, जो इंडियन चीफ मान रहे हैं कि वाकई, लेकिन वो भी बेशर्मी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, जंग के अंदर नुकसान होते हैं, ठीक है होते होंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी अभी भी राजी नहीं। लेकिन जो अपने फतवाहत की बात की ना कि सिफारती फतह, हमने 3 सतह के ऊपर फतह हासिल की थी। पहली थी आपकी मिलिट्री, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि मिलिट्री के लेवल के ऊपर हमने न्यू नॉर्मल जनरेट किया। दूसरी थी नफ्सियाती, कि वो जो एक इंडिया को एक जोन था कि हम पूरी दुनिया के जो है वो ब्लू आइड हैं और वो तमाम दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, और पाकिस्तान में जो है वो अवाम जो है वो बिल्कुल मुतरफ़र है आर्म फोर्सेस से, और इस तरह की जो तमाम चीजें। और फिर उसके साथ वो उनका अपना जोम जो राफेल को लेकर जिस तरह से मोदी स्टेटमेंट दिया करता था, या जयशंकर या फॉर दैट मैटर ये राजनाथ दिया करता था, ये तमाम चीजें जो उनकी नफ्सियाती एक बर्तरी थी, वो बिल्कुल शिकस्त फास वहां पर अवाम के लेवल पे भी और आर्म फोर्सेस लेवल के ऊपर भी नफ्सियाती हमने जंग जीती थी। और ऑफ कोर्स उसमें आप लोगों का जो मीडिया, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने इतनी अच्छी उसकी कवरेज की थी कि दुनिया उसको डिनाई कर ही नहीं पा रही थी, बिकॉज हमने अपने नैरेटिव, हमारी जो इन्फॉर्मेशन इतनी फैक्ट बेस्ड थी कि आज अगर आप देखें तो आपकी मीडिया वीज़ा-वी इंडियन मीडिया, आप आसमान पे हैं और कहीं जमीन के गड़े के नीचे घुसे हैं। वो तो उनके एंकर उठा के अपनी कुर्सियां फेंक रहे होते हैं जब वो ऑपरेशन बुरहान मरसूस को याद करते हैं। तो तीसरे लेवल की जो हमने जंग जीती वो थी सिफारती जंग। सिफारती लिहाज से जिस तरह वो जो इंडियन स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे थे, 22 अप्रैल पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 400 किलोमीटर अंदर उन्हें मकबूजा कश्मीर में किया था, तो पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर इंडियन इंटेंशंस को बताना शुरू कर दिया था। लिहाजा जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स जनरेट किया था, तो इस कदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड या इतनी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट सफारती लेवल पे क्रिएट हो चुकी थी कि जब हमने उनके तैयारे गिराए, या फॉर दैट मैटर 10 मई को जब उन्होंने अपना ब्राह्मोस लॉन्च किया था पिंडी के ऊपर और चकलाला के आसपास कहीं गिरा था जाके, तो हमने फिर अल-फतेह मिसाइल फायर किए थे। जिस तरीके से हमने कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए टारगेट्स को एंगेज किया था,
और सफारती लेवल के ऊपर हम ऑलरेडी दुनिया को बता चुके थे कि लुक, हम जो करेंगे वो डिफेंस में करेंगे, ऑफेंस हम नहीं करेंगे। अब चूंकि इंडिया ने ऑफेंस किया तो फिर जिस तरह वो फेमसली DGSPR ने कहा हुआ था कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस, वो 9-10 की रात को उन्होंने जब कहा था, जब 3 बजे के करीब जब ब्राह्मोस आया था, और उसके बाद ये फिर हमने फतेह 1, सिर्फ एक फतेह 1 हमने इस्तेमाल किया था। अभी तो शाहीन, गौरीज, अब्दालीज, तैमूर, ये बाबर, ये तो बेचारे हमारे स्टोरों में बैठे देख रहे हैं कि हम कब इंडिया पे जाएंगे। तो हमने जो ये सफारती नफसियाती और ये जंग की थी, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती एटलीस्ट। बिल्कुल अहमद साहब, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, और जिस तरह से दोबारा आपने रिकॉल करके जो नक्शा खींचा है वो हमारा जज्बा जो है वो आसमान पर पहुंच गया। और वाकई जब ये तारीखी लम्हा याद करते हैं या मार्का हक का जब नाम लिया जाता है, दोहराया जाता है, तो बड़ा फ़ख्र होता है जिस तरह से पाकिस्तान ने वाकई ऑफेंसिव होकर नहीं बल्कि डिफेंसिव होकर हर महाज पर हमें कामयाबी मिली है, सिफारती महाज हो। और जैसे आज आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि इंडिया मुकम्मल तौर पर आइसोलेट होकर रह गया और पाकिस्तान की हर जगह चर्चा है। मैम, आज सुबह सवेरे जब मैं ख़ुदकुशी के हवाले से कुछ आदाद शुमार देख रहा था तो यकीन मानो कि दिल यूँ बैठ सा गया। हम तरक्की की कितनी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में तकरीबन हर घंटे बाद एक शख्स खामोशी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। नाइंसाफ़ी, गुर्बत, बेरोज़गारी, सिफारिशी कल्चर ख़ुदकुशी की बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। कराची में गुज़श्ता साल 155, लाहौर में 116 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं बल्कि टूटते हुए घराने। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जिस नेपोटिज़म और सिफारती बात करें, सिफारशी कल्चर की बात करते हैं, और अब सिर्फ हम करियर नहीं बल्कि जाने ले रहे हैं और लोग अंदर से टूट जाते हैं, मगर लबों पर जी सिर्फ एक ही जुमला होता है कि मैं ठीक हूँ। और आज हम इसी खामोश चीख को सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक हंसता खेलता इंसान गले लगाने पर क्यों मजबूर हो जाता है, उसके अंदर क्या ऐसी कश्मकश चल रही होती है, क्या सोचें चल रही होती हैं। तो इस अहम तरीन मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। उनसे जानेंगे कि ऐसे क्या ख़तरनाक सिग्नल्स ब्रेन जो है वो देता है और इंसान खुदकुशी तक पहुँच जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हम देख रहे हैं रोज़ाना 15 से 35 अफराद खुदकुशी कर रहे हैं। एक माहिर नफ्सियात की नज़र से वो कौन से छुपे हुए इशारे हैं जो बताते हैं कि ये इंसान अंदर से टूट रहा है और हम आम लोग नहीं हैं, आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, या पता नहीं क्या उनको डीमोटिवेशन मिलती है कि वो खुदकुशी की तरफ पहुंच जाते हैं? जी थैंक यू सो मच। इतना सेंसिटिव टॉपिक आप लेके आए। देखिए, आपने WHO के स्टेटिस्टिक्स बात की ना, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो वो चीज़ें हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हो रही हैं, हमें नज़र आ रही हैं। वो कितनी चीज़ें हैं जो दबा ली जाती हैं, छुपा ली जाती हैं। तो असल स्टेटिस्टिक्स, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, इससे बहुत ज़्यादा है। और अभी आप देखते हैं कि हर तकरीबन 3-4 महीने के बाद तो एक मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर ख़ुदकुशी कर रहा है, जो कहने को इस मुल्क का सबसे पढ़ा लिखा तरीन आदमी है, जिसके पास रिसोर्सेज भी शायद है, जिसके पास इल्म भी है, जिसके पास जहानत भी है। तो अगर वो भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है और ज़िंदगी ख़त्म करने पे जा रहा है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम तो है। सो आपने जो सोशल डिटर्मिनेंट्स बताए ना, वो सोशल डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं अपनी जगह पे, वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, आपने दिमाग की बात की ना, दिमाग में एक हिस्सा होता है खुशी वाला, मूड वाला, ज़िंदगी को एंजॉय कराने वाला। जब दिमाग का वो हिस्सा सुन हो जाता है, वो हिस्सा काम नहीं करता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आप डिप्रेशन में जाके इलाज नहीं कराते, पीरों फ़कीरों मज़ारों के पास जाते हैं और चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। मतलब आप डिप्रेस होते हैं, आपका काम ख़राब होता है, उससे आप और डिप्रेस होते हैं, उससे रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं, उससे और डिप्रेस होते हैं। तो आप धंसते चले जाते हैं इस साइकिल में, जिसका एंड खुदकुशी है। ये ऐसे ही है जिस तरह शुगर की बीमारी कंट्रोल ना करें तो गुर्दे फेल हो जाते हैं, एक रिस्क है। इसी तरह डिप्रेशन की बीमारी या मेंटल इलनेस को जब आप अर्ली डिटेक्ट या ट्रीट नहीं करते तो उसका एंड रिजल्ट या रिस्क या कॉम्प्लिकेशन खुदकुशी है। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता साल कराची में 155 और लाहौर में 116 अफराद के खुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। हमने वो जो पार्किंग में डॉक्टर साहब जो थे उनकी जो ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ उसके हवाले से भी आपने डिस्कशन की थी, उस पर भी लोगों ने बहुत तशवीश का इजहार किया कमेंट्स पे। क्या हम ज़हनी सेहत को सिर्फ दिमागी मसला कहकर असल मौशी और समाजी वजूहात से अपनी नज़रें चुरा रहे हैं, सिर्फ नज़र कर रहे हैं?
नहीं देखिए, एक बल्कि आप लोगों ने शायद मिस किया, हमने एक वो प्रोग्राम भी किया था जो बड़ी जगह शेयर भी हुआ था, जो इस्लामाबाद मेरे शहर में एक पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड की। जी जी। सो ये हमारे सामने हर दूसरे तीसरे दिन मंजर आम पे तो वाकयात आते हैं ना, तो ये याद रखें, इट्स ऑलवेज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। कुछ वो बीमारी का पार्ट होता है, इंसान के केमिकल डिस्टर्ब होते हैं, कुछ उसके सोच में, बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है, कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके, फाइनेंसेस को लेके, मुआशी नाइंसाफियों को लेके। जाहिर है अब आपके लिए जब जिंदगी बोझ बना दी जाएगी, जब देखें खुदकुशी वाला इंसान क्या फैसला करता है कि इस वक्त मेरा वो प्रॉज एंड कॉन डिस्कस करता है कि जीने में इस वक्त फ़ायदा नहीं है, मरने में फ़ायदा है। ठीक है, उसके पीछे उसकी एक नेगेटिव सोच हो सकती है, बीमारी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कई लोगों के लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है, फिर उस मुश्किल को आसान करना मुश्किल नज़र आता है, जान लेना आसान नज़र आता है। देखिए वो जो एक आखिरी स्टेप है ना, मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि वो आखिरी स्टेप इंसान कैसे लेता है। जी। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खुदकुशी की प्रिवेंशन की। आपको पता है यूरोप के कुछ मुल्क हैं जिनमें लाइफ एंड क्लिनिक्स होते हैं। यूथनेजिया का आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर्स हैं इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि लोगों की मदद उनकी जान लेने में कैसे करनी है। वो एक और साइंस है और एक और स्पेक्ट्रम है कि आप एज अ सोसाइटी मान लें कि वाकई इनको बड़ी सख्त बीमारी है, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और इनकी जान लेने में, इनकी मदद करने में ही आफियत है। तो मैंने अपनी आंखों से लुक्समबर्ग में, बेल्जियम में लाइफ एंड क्लिनिक्स देखे हुए हैं। वो एक और दुनिया। अच्छा डॉक्टर सामा, रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवानों में खुदकुशी की एक बड़ी वजह नाइंसाफ़ी है और सिफारशी कल्चर बताई जाती है। एक नौजवान जब अपनी काबिलियत को नेपोटिज्म के हाथों लुटता देखता है तो उसके दिमाग में आने वाले जो मनफी ख्यालात हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए उसको रोका अगेन मैं जब अक्सर पेशेंट्स के साथ भी काम करता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ जी जब मैं और आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं तो सोच मुझे और आपको बदलनी पड़ेगी, मुआशरा नहीं बदलेगा। लेकिन ये तो एक जनरल मेरा उससे डायलॉग है कि यार मैं और आप मिलकर मेहनत शुरू करें, अपनी परसेप्शन बदलते हैं जी। लेकिन सोसाइटी जब इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, देखें मैं जब आयरलैंड में गया ना तो मैंने वहाँ जाके मुझे तीसरे दिन पता लग गया कि यहाँ दुआ करने की भी ज़रूरत कम है। क्यों? चूँकि हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट मौजूद है जहाँ जाके आप बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमारे यहाँ हम सिर्फ दुआ पे भरोसा करते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाएं तो मुझे और आपको पता है कि हमारे साथ क्या होता है। तो इसलिए ये जो नेपोटिज्म है, ये जो सिफारिश का कल्चर है, देखिए नौजवान हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हमारी क्रीम में नौजवान, हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है नौजवान, दुनिया के हर मुल्क में बूढ़े लोग हैं, हमारे पास बहुत नौजवान लोग हैं। उनको आप एज अ मुआशरा दे क्या रहे हैं? उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप कहते हैं जी लोग पढ़ने गए हैं, मुल्क में वापस आ जाएंगे, आपके पास नौकरियाँ हैं उनके लिए? कहाँ से उनको नौकरियाँ देंगे? कहाँ से उनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देंगे? कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स हैं? तो जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन देखिए हमने बात फिर होप पे, वो नासिर काज़मी का शेर है ना, इस शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। सो इसमें ही जिंदगी भी हमें ढूंढेगी, हम भी जिंदगी को ढूंढेंगे। हमने इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। अनफॉर्चुनेटली आप वहां बैठ के अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, मैं यहाँ अपने लेवल पे, हम 6 घंटे भी गुफ्तगू फरमाएं तो हमारे ऊपर क्या हो रहा है वो शायद ना आपको पता है। अभी ये औरत मार्च पे क्या हुआ और बहुत सारी और जो कराची में हुआ। सो प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें या तो आप ये करें कि आपका मॉर्निंग शो और बाबे इख्तियार भी देखें तो शायद हमारी बात उन तक पहुंचे। हम कोशिश करके देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका चूंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आपने बाहर भी अब्रॉड भी काफ़ी वक्त गुजारा है, तो आप बड़े सूटेबल हैं इस चीज़ के लिए और आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम के लोगों में वैसे भी बड़ा डिप्रेशन है। हम अगर लाहौर की बात करें, पंजाब की, हम यहाँ पे बाहर निकलते हैं, आप वहाँ पे इस्लामाबाद में भी देखते होंगे, बहुत सारी हमने देखा इंक्रोचमेंट के लिए अलग इन्फोर्समेंट एजेंसी आ गई। लोग जो है वो अपने काम के हवाले से तंग हो गए। पहले हैंड टू माउथ थे, फिर जनाब जो जुर्माने हैं, चलें ठीक है आपने ट्रैफिक में बड़ा नज़्म ज़ब्त कायम करना है, डिसिप्लिन कायम करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने जो हैं वो लोगों को किए जा रहे हैं। और फिर ये मिसाल दी जाती है कि जनाब यूरोप में भी तो ये होता है, हर जगह पर यही होता है। ये दलीलें दी जाती हैं कि भारी जुर्माने तो वहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस बात को क्यों नहीं कोई समझता कि वहाँ पर लोगों का जो वो इनकम है वो भी उस हिसाब से है, जो उनकी कमाने की शरह वो भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें सारी मिलके कितना एक बंदे को इतना डिप्रेस कर देती हैं और इस नहज तक ले जाती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो जाए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। हमारा ही एक टूटा हुआ बाजू है बांग्लादेश। मैं जब 3 साल पहले बांग्लादेश गया तो मेरे दिल को कुछ हुआ कि सड़कों पे इंसानी रक्शे चल रहे हैं।
2 दफ़ा मुझे भी बैठने का इत्तेफाक हुआ और मैं 5 मिनट बाद उतर गया कि इंसानियत की ये तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक इंसान मुझे खींच रहा है। तो मैंने वहाँ बड़े लोगों से कहा यार आप इनको बंद क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा जी बड़ी दफ़ा हुकूमत ने सोचा है, लेकिन हुकूमत कहती है कि जब तक हम ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे हम इन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारा दुनिया में इमेज ख़राब हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे जब तक हम ऑल्टरनेट इनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं लाएंगे। तो सेम गोज़ फॉर हियर कि हम देखें डू मॉडर्नाइज बट डू नॉट वेस्टर्नाइज। हम फॉरेन वेस्टर्नाइज होते हैं कि वहाँ ये हो रहा है हम कर लें, हमारी अपनी नीड्स हैं। तो जब आप वेस्ट का मॉडल यहाँ लाएंगे और ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ठेला आपने उसका बंद कर दिया, उसको उठा के फेंक दिया, अब उसके बच्चों के पास उसके लिए राशन नहीं है, वो 2 दिन देखेगा, 4 दिन, 6 दिन, फिर सुसाइड फॉलोड बाय मर्डर होगी, सॉरी मर्डर फॉलोड बाय सुसाइड होगी। वो तीनों बच्चों को मारेगा, बीवी को मारेगा। ऐसी कितनी मिसालें हम देखते हैं कि माँ ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी, या माँ ने बच्चे ज़िबा करके फिर खुद गोलियां खा ली। सो उस नहज पे लाने वाली जाहिर है मेंटल इलनेस भी होती है, लेकिन उस मेंटल इलनेस के पीछे इतना बड़ा सोशल डिटर्मिनेंट है कि आप वो दोबारा मैं एक शेर से ही आपको समझा देता हूँ कि अजीब लोग हैं क्या खूब मुनसिफी की है, हमारे कत्ल को कहते हैं खुदकुशी की है। तो ये इसको खुदकुशी मत समझें, ये इसमें सारे अरबाबे इख्तियार और शायद मैं और आप भी कहीं शामिल हैं जो हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करते कि मेरे आपके टैक्स के पैसे कहाँ लगते हैं। तो इस इज्तिमाई खुदकुशी में, इज्तिमाई कत्ल में मेरे आप समेत सब शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे अनासर जो हैं, बहुत सारे अवामिल होते हैं जो कि इसके पीछे होते हैं। ऐसे ही नहीं कोई एकदम अपनी ज़िंदगी को, इतनी खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। और यकीनन ये अब हम देख रहे हैं कि रुझान जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमतों को भी इसमें सोचने की ज़रूरत है कि जनाब आप मॉडर्नाइज ज़रूर करें लेकिन वेस्टर्नाइज ज़रूर ना करें, क्योंकि वहाँ के डायनामिक्स अलग हैं, हमारे डायनामिक्स अलग हैं और हमारे लोगों के जो मसाइल हैं वहाँ ऑब्वियसली वो अलग हैं और उनका सोल्यूशन भी कुछ और है। बिल्कुल, सोल्यूशन भी कुछ और है और इंसान को इंडिविजुअली भी सोचना चाहिए, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग से इस तरह भी इम्प्रेस ना हो कि दूसरों की जिंदगियां जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं करें। तो अपनी ज़िंदगी जिए, ना कि किसी की ज़िंदगी पे आप फोकस करें, कैमरे की नज़र से देख रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से भी रुझान बिल्कुल बदल चुका है। हम कहीं ना कहीं एक फेक लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि जो बस कैमरे पर नज़र आ रहा है शायद यही ज़िंदगी है, यानी बेसिक्स होते हैं, लेकिन आपकी हसरत जो है वो लग्जरीज की होती है क्योंकि आप देख वो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। खैर ये बड़ा ही नापसंदीदा अमल है, हराम अमल है हमारे दीन इस्लाम में भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना। तो जनाब इस तरह से, इस तरह की जो आपके माइंड में थॉट्स आती हैं उनसे इज्तनाब करें और रीइंफोर्स करें ख़ुद को, और किसी ना किसी से आप कंसल्ट ज़रूर करें स्पेशली। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें तो वो और भी बेहतर है। और माशरे को भी सोचना चाहिए, आपके इर्द गिर्द के सर्कल को भी इस पे फोकस करना चाहिए। दूसरी तमाम फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए जब डॉक्टर से रुजू करते हैं तो मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सीरियस लें। कोई इस तरह की थॉट आती भी है तो किसी से जाकर कंसल्ट करें, डिस्कस करें, बात करें, क्योंकि ये एक मोमेंट ही होता है जहाँ इंसान सोच रहा होता है और अगर उस सोच से बाहर आ जाए तो बहुत सी जिंदगी बच सकती हैं। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल के इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए ई बाइक्स की ज़बरदस्त स्कीम लॉन्च की। 2,69,000 से ज़्यादा लोगों ने दरखास्तें भी दी। यानी अवाम को इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा था, सहूलत नज़र आ रही थी और बचत भी नज़र आ रही थी। मगर कमर्शियल बैंक्स ने वज़ीर आज़म की सब्सिडी वाली ई बाइक स्कीम में इंतहाई कम दिलचस्पी दिखाई। सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मंजूर की, 91% लोगों के केसेस मुस्तरद कर दिए और दूसरी तरफ जहां लोगों ने खुद अदायगी की वहां सेल्फ फाइनेंस सेगमेंट पे 99.6% डिलीवरी कामयाब है। और अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे मुल्क में अवामी फलाही स्कीमें क्यों नाकाम हो जाती हैं और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि दूसरे मरहले में बैंक्स का किरदार कम करते हुए सेल्फ फाइनेंस स्कीम को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा और ग्रेड 16 और इससे कम के सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ 10,000 रुपये एडवांस देकर ई बाइक ले सकेंगे और मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के नुमाया पोजीशन होल्डर्स में 600 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तकसीम की जाएंगी। और इस स्कीम की मज़ीद तफसीलात क्या हैं, सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद से आमिर सयाल से जानिए मज़ीद डिटेल्स क्या हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और 44,000 दरखास्तें बैंकों को भेजी गई हैं, मंजूरी सिर्फ 4,075 को मिली है। तो बैंकों की अदम दिलचस्पी की वजह क्या सामने आई है? देखिए, ये स्कीम बहुत अच्छी है। 9 अरब रुपए रखे गए थे और कुल जो है 1,20,000 जो मोटरसाइकिल्स हैं उन पे 80,000 रुपए फी मोटरसाइकिल सब्सिडी दी जानी थी।
तो हुकूमत ने ये लीजिंग के लिए जो ऑप्शन था वो बैंकों का रखा था। बैंक आपको पता है कि अपना कोलेटरल देखते हैं, अपना नुकसान सबसे पहले देखती हैं। जी इन जो ई बाइक्स है इस पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, सारी लोकल कंपनी है, तो बैंकों के काफी खदशात थे। इस हवाले से दरखास्तों की प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी, लेकिन जिन लोगों ने सेल्फ फाइनेंसिंग में ली है उन्हें फौरन मिल गया है। तो हुकूमत ने अब 9 माह के बाद देखा है कि इसमें तो सिर्फ जो है 5,500 जो है मोटरसाइकिल बिक सके हैं, तो इस पे फास्ट ट्रैक करने का क्या फायदा। तो इसके लिए फैसला किया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें ये दिया जाएगा, 10,000 रुपए जो है डाउन पेमेंट होगी, उसके बाद माहाना किस्त होगी। और यही मॉडल होना चाहिए। अगर ये बैंकों के साथ यही रखा जाता कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हें जो किसी किस्म का कोलेटरल की गारंटी कर देती और 10,000 रुपए पे वो दिया जाता, तो मेरे ख्याल से 1,20,000 जो मोटरसाइकिल है 3 महीने में ही बिक जाते। तो अब हुकूमत जो है इसे फास्ट ट्रैक करना चाहती है, क्योंकि ये जो हमने IMF के साथ एग्री किया है, क्लाइमेट प्रोग्राम में एग्री किया हुआ है, उसके तहत भी जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने प्रमोट कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो है अब इसको फुली फास्ट ट्रैक करेगी और ये 3 महीने में जो अब नई स्कीम हुकूमत ला रही है इसमें ये डेफिनेटली बिक जाएंगे 1,20,000 मोटरसाइकिल ई बाइक्स जो है। और इसमें जो है सिर्फ 10,000 रुपए सरकारी मुलाजमीन को डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है उन्हें माहाना किस्तें देनी होंगी। जी बिल्कुल सही। आमिर, ये कहिएगा कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम में 99.6% कामयाबी का तनासुब है और बैंक फाइनेंस में 9% मंजूरी। ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? ये तो साफ नज़र आता है कि जिस शख्स के पास पहले से पैसे हैं सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकता है और जो वाकई ज़रूरतमंद है वो एक बार फिर से महरूम रहेगा। देखिए, वो क्योंकि बैंक जो है ना, बैंक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना काफी मुश्किल होती है, तो इस वजह से वहाँ पे रेशो बहुत कम है। और क्योंकि हुकूमत ने काफी ज्यादा बैंकों को इन्वॉल्व किया था, अगर स्पेसिफिक कुछ बैंक्स होते और स्पेसिफिक अगर बाइक कंपनीज होती तो ये स्कीम कामयाब होती। तो काफी ज्यादा कंपनीज हैं, स्टैंडर्ड्स का भी इशू है, क्वालिटी का भी इशू है और उसमें जो कंपनीज का भी इशू है, तो इसलिए बैंक जो है वो किसी किस्म का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। जबकि सेल्फ फाइनेंसिंग में था कि आप जाएं, मोटरसाइकिल लें, उसका सबूत दें और जो 80,000 रुपए की सब्सिडी है वो क्लेम कर लें, तो वो तो ईजी था। तो हुकूमत ने जो जितने लोग उन्होंने सेल्फ फाइनेंस पे किए उन्होंने यकमुश्त पैसे दिए और सब्सिडी वसूल कर ली। बैंकों में जो ये था कि बैंकों ने जो उसके लिए लीज फराहम करनी थी और जो सारफ था उसने किस्तों में जो उसकी पेमेंट करनी थी, तो वो स्कीम चल नहीं सकी क्योंकि बैंक्स का जो रिस्क था उसकी उन्होंने रिस्क ज्यादा देखा, इसलिए उन्होंने कबूल नहीं किया। तो अब हुकूमत जो नई स्कीम ला रही है, सरकारी मुलाजमीन को दे रही है और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम पे भी ये देगी, तो 1,20,000 का टारगेट इजीली पूरी हो जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, पेट्रोल बहुत महंगा है और ई मोटरसाइकिल जो है ये फ्यूचर इनका है। और पाकिस्तान में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और पाकिस्तान में चलते भी ज्यादातर मोटर बाइक्स हैं, तो ये स्कीम तो जो थी ये कामयाब होगी। लेकिन इसका सिर्फ जहाँ पे आपने बैंक्स को इन्वॉल्व किया है, उनकी जो बैंक्स की रिक्वायरमेंट है वो काफी सख्त थी, इस वजह से ये जो स्कीम थी ये पिकअप नहीं कर सकी। और ये इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये था कि ये पायलट स्कीम थी और इसके बाद इसे परमानेंट बेसिस पे चलाया जाएगा। गवर्नमेंट की सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन लोगों को जो है माहाना एक साथ पे ये मोटरसाइकिल मिलेंगे ताकि ई मोटरसाइकिल ज्यादा और पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल कम हो सके। जी अच्छा आमिर, ECC ने जो पॉलिसी शिफ्ट की है, इसके बाद एक आम शहरी को अब बाइक हासिल करने के लिए किन मराहिल से गुजरना होगा? देखिए, अभी तक तो हुकूमत जो है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन पे रिलाई कर रही है ना, तो सरकारी मुलाजमीन को ये बाइक्स मिलेंगी। अभी आम आदमी को तो जो ये बाइक लेने में अभी भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत अगर ये कोशिश करती है कि जो मोटर बाइक कंपनीज है उनको ये इंश्योर कर दे कि वो एक साथ पे लोगों को मोटरसाइकिल दें और गवर्नमेंट जो है रिस्क जो है उसे पिकअप कर ले, तो ये स्कीम चलेगी और ये डेफिनेटली होगी। बाकी रवायती मोटरसाइकिल पे तो एक साथ पे मोटरसाइकिल मिलती है, तो ये ई बाइक्स भी मिलेंगी और जितना पेट्रोल महंगा है ये स्कीम जो है ये कामयाबी हासिल करेगी। जी कामयाबी हासिल करेगी। आमिर, हमें जरा इस हवाले से भी बताइएगा, पंजाब में हम देखते हैं कि कुछ हमें EV टैक्सीज जो हैं बड़ी ज़बरदस्त वो सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती हैं। अगर आप हमें इस हवाले से कोई मालूमात फराहम कर सकें, ये फेडरल की तरफ से स्कीम है या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है और इसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं वो इस हवाले से जानना चाहते हैं, इस पर इंटरेस्टेड। देखिए, जो टैक्सी स्कीम है वो तो पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है और पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और उसमें जो है सस्ती ये स्कीम दी गई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान में बड़ा इशू है, तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा है और इसे फ्लरिश करना चाहिए। और वफाकी हुकूमत जो है अभी तक इस प्रोग्राम में नहीं है,
लेकिन यहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरर्स है, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स, वो काफी बड़ी तादाद आ रही है। तकरीबन जो है इस टाइम पाकिस्तान में 6 के करीब कंपनीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जबकि 20 का अंदाजा है कि आइंदा साल तक 20 कंपनियां जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगी। तो उस पर फिर जब ये गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करेगी, कुछ थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रेट्स में कुछ पिकअप कर ले गवर्नमेंट, कुछ सब्सिडी दे दे, तो वो स्कीम जो है फेडरल लेवल पे और सूबों के लेवल पे काफी कामयाबी से चल सकती है। पंजाब हुकूमत की स्कीम बहुत अच्छी है, ये काफी कामयाबी से चल भी रही है और इसको बाकी सूबों को भी लेना चाहिए, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत पे तो वैसे ही सब्सिडी देने पे जो है पाबंदी है, तो सूबे ये कर सकते हैं, उनके पास फंड भी ज्यादा है, सूबाई हुकूमतें ये करें तो लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल सकती है। जी सही, बहुत शुक्रिया आमिर सयाल आपके वक्त का। और ज़बरदस्त स्कीम है ये, और इसे आम आवाम को अभी तक तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, और पोजीशन होल्डर्स के लिए भी 600 बाइक्स हैं जो तकसीम की जाएंगी, तो जीतने वाले हैं पोजीशन होल्डर्स के लिए। पोजीशन होल्डर्स के अलावा भी हुकूमत को बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मुहिम देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत ज़रूरत होती है, आपको अपना बजट भी मैनेज करना पड़ता है, तो यकीनन उनके लिए एक बड़ी अच्छी सहूलत है अगर गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट करे तो। अच्छा उज़ैर, अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ खबर शेयर करने वाली हूँ। आप ज़रा सोचें, अगर आपको काम करने के बजाय सिर्फ सोने के पैसे मिले तो आपको कैसा लगेगा? सोते हुए सोचना या जागते हुए सोचना? नहीं, आप सिर्फ अगर मिले तो बड़ा जबरदस्त है जी, और अच्छा रिकॉर्ड लगा सकता हूं। सोने पर जी आपको पैसे भी मिलेंगे, इनाम भी मिलेगा, तो बड़ी ही जबरदस्त बात है। जनूबी कोरिया में ये वाकई हुआ है, ऐसा वाकई हुआ है। इस मुकाबले में ऐसे अफराद को शिरकत की दावत दी गई जो बहुत ज़्यादा काम करने के आदी थे और कम नींद लेते थे, ज़्यादा सोते नहीं थे। तो सोल के एक खूबसूरत पार्क में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, आंखों पर पट्टियां बांधी और धूप में गहरी नींद के मज़े लेने लगे। और मकसद क्या था जी? ये बताना कि हम लोग काम के चक्कर में अपनी नींद कितनी कुर्बान कर रहे हैं। कोई वहाँ इम्तिहानों से थका हुआ है, कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस की नाइट शिफ्ट से बेजार मुलाजिम है, और कुछ तो ऐसे भी थे जिनको सोने और फिर जागने पर भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और काश ये मुकाबला हम यहाँ पे भी हो जाए, फिर देखते हैं कि जनाब कौन जीत जाएंगी आप। कितने घंटे का आप रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं? मैं 24 घंटे सो सकती हूँ। 24 घंटे? ये तो नहीं होगा कि आप यूं एक आंख हल्की सी खोल के देख रही होंगे जनाब? अभी कोई विनर तो नहीं आ गया? आप मुझे कहें फेवरेट काम में अभी आपको सो गए। अच्छा। मुझे कहें सो जाओ बस। लेकिन मजाक से हटकर जनूबी कोरिया में वहां नींद की कमी एक बहुत बड़ा मसला भी बन चुकी थी, इसलिए हुकूमत ये दिलचस्प मुकाबला करवा रही है। और इस मुकाबले का फातिह 80 साला बुजुर्ग रहा, जिसने साबित किया कि सुकून की नींद तो सिर्फ बुजुर्गों को ही आती है। और वहाँ बाकायदा दिल की धड़कनें चेक की जा रही थी ताकि पता चले कौन सचमुच सोच रहा है और कौन सिर्फ फताकारी कर रहा है। तो नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो थोड़ा वक्त निकाल कर एक पावर नैप ज़रूर लें, क्योंकि आराम सिर्फ हक नहीं, ये आप ज़रूरत है। अच्छा, वैसे उज़ैर, जनूबी कोरिया की बात करें ना, यहाँ लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो वाकई वो उस तरह से सोते भी हैं, और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे और बस सो रहे हैं उनको चाहिए मेहनत करें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हम मार्का हक की कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं। उन 4 दिनों में खित्ते का नक्शा तो बदला ही। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जो तारीख रकम की, उसकी भी जदीद दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। 6 और 7 मई 2025 की रात पाक फ़ज़ाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से ज्यादा वक्त पर मुहित इस फ़ज़ाई जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए, S-400 सिस्टम तबाह किया। हमारे शाहीनों ने सिर्फ 1 घंटे की डॉग फाइट में वो कर दिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और भारत को अपने जिस राफेल पर बड़ा नाज था, उसको हमारे J-10C और JF-17 थंडर ने फ़ज़ा में ही ढेर कर दिया। और भारत ने 72 तैयारे भेजे, लेकिन हमारे 42 शाहीनों ने उनकी पूरी फ़ज़ाइया को ग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया। और उन्हें क्या खबर थी कि 10 मई का मार्का हक मोदी की सियासत का जनाजा निकाल देगा। और इसी तारीखी फतह पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मई 2025 की उस डॉग फाइट को अगर हम याद करें तो माहिरीन तारीख की तवील तरीन फ़ज़ाई लड़ाई करार दे रहे हैं। इस 1 घंटे के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने अददी किल्लत के बावजूद भारत के 72 तैयारों का दबाव कैसे बर्दाश्त किया? जी बहुत शुक्रिया, महाम और ज़रा आपने इनवाइट किया।
वेलकम। ये बिल्कुल आप कोई शक नहीं है कि ये रात के 12:30 बजे बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन दुश्मन सरप्राइज देने की अपनी काबिलियत रखता है और हम सरप्राइज को न्यूट्रलाइज करने की अपनी सलाहियत रखते हैं। पाक फिजाइया कुछ दिनों से भांप रही थी, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे रात को इक्का दुक्का, लेकिन जब रात को 12:30 बजे के करीब तकरीबन 85 जहाज पाकिस्तान की फिजाई हदूद की तरफ बढ़े, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट में हमारे भी 42 जहाज हवा में थे उनको रोकने के लिए। कॉम्पोजिशन इस तरह चल रही थी, माहम जो आपने सवाल किया किस तरह बड़े थे, सामने उनके राफेल आ रहे थे, जाहिर है उनके पास बॉम्ब्स ऐसे हैं जो स्टैंड ऑफ फायर कर सकते हैं, दूर से फायर कर सकते हैं। उनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थे जो तकरीबन 150 प्लस किलोमीटर पर फायर कर सकते हैं। जो उनका प्लान था, जो हमने बाद में स्टडी कर पाए और मैंने भी किया और मैंने वेरीफाई भी किया, वो ये था कि राफेल इनिशियली पाकिस्तान की फजाई हदूद के अंदर आकर कुछ एरियाज पर बॉम्ब गिराएंगे, जो उन्होंने किए। आपने देखा भावलपुर, मुरीद के और मुख्तलिफ जगहों पर सो कॉल्ड एलिजिबली इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, वहाँ पे हमला किया उन्होंने। और फिर दूसरे फ्लीट जो थी राफेल, उनका ये टारगेट था कि वो बुनियादी तौर पर पाक फिजाइया के जहाज़ों को निशाना बनाएंगे और यहाँ की कोई ग्राउंड की मैपिंग और फुटेज करके वापस जाके दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे जहाज़ पाकिस्तान के अंदर से हो के आए हैं, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने ये डिस्ट्रक्शन कॉज की है और ये हवा में और ये ज़मीन पर हमारी डोमिनेंस है। वो ये एक्चुअली शो करना चाहते थे दुनिया को कि हमारा मोरल लोअर किया जा सके। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि पाक फिजाइया को खतरा पता था, वो गए हवा में, ना सिर्फ कंटेस्ट किया, और जिन जहाज़ों ने ये वेपन्स फायर किए, हमारी पॉलिसी क्लियर थी पाक फिजाइया की। हमारा मैंडेट पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ये दिया हुआ था तमाम पायलट्स को कि जब भी कोई जहाज़ या कोई वेपन अगर पाकिस्तान की फिजाई हदूद की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी करे तो हमारा रिस्पॉन्स, रिएक्शन और पनिशमेंट उसको एक जैसी होगी। जब उन्होंने हमारे जहाज़ों को आते हुए देखा तो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये शायद हम इंटरसेप्ट करेंगे। फिर उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स अपने डिस्टेंस से फायर किए हमारे टारगेट्स पर, और उसके बाद पाक फिजाइया ने, जाहिर है जैसे मैंने कहा कि हमने रिस्पॉन्स उसी तरह करना था, चाहे उनके जहाज अंदर दाखिल हों या उनके वेपन दाखिल हों। तो पाक फिजाइया फिर पूरी तरह एक्शन, एक डिफेंसिव मिशन जिसको हम रोकने के लिए गए थे, उसको ऑफेंसिव मिशन में फौरी तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया। और आपने देखा तारीख का हिस्सा कि किस तरह बने, और एक एक करके तकरीबन 1 घंटा ये कॉम्बैट हुई रात को 12:30 बजे, जब फाइटर जहाज एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, जब आपके सामने है कि वो विजुअलाइजेशन करते थे सिर्फ स्क्रीन्स पर देख के कि दुश्मन की पोजीशन कहाँ पे है, कौन से कितने टारगेट हैं। ये बहुत चैलेंजिंग होता है और ये इटसेल्फ शो करती है कि हमारी कितनी जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग। बिल्कुल खालिद साहब, 2019 में हम देखें तो MiG-21 गिरा, 25 में राफेल, MiG-29 और Su-30 शाहीनों का निशाना बने। ये भारतीय पायलट्स की महारत में कमी तो है ही, क्या भारत का दिफाई निज़ाम भी अब हमारे मुकाबले में पुराना हो चुका है? नहीं उज़ैर, मैं कभी भी इंडियन एयरफोर्स को अंडररेट नहीं करता, और मैं 1 साल हो गया, बहुत सारा मैं सुनता हूँ मुख्तलिफ मीडिया पर कि शायद वो एयरफोर्स में कमी है, अनप्रोफेशनल है, अनट्रेंड है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मिलिट्री ऐसी है जिसका $90 बिलियन के करीब हमसे 9-10 गुना ज़्यादा बजट है मिलिट्री का, नंबर 1। उसके पास तकरीबन 900 से 1000 फाइटर जहाज़ है, दुनिया में 4थे नंबर पर एयरफोर्स है। और मैं आज नहीं, मैं पिछले साल जब कनाडा अमेरिका गया था, वहाँ मुझे एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कुछ इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप समझते हैं कि हमारी एयरफोर्स इतनी अनप्रोफेशनल है? तो मैंने कहा, उस वक्त भी कहा था और आज भी मैं कायम हूँ कि इंडियन एयरफोर्स प्रोफेशनल है, लेकिन उनसे गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडे को मिलिट्री मीन से हल करने की कोशिश की है। तो जब आपकी वॉर लड़ने की, जब कॉज जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी वॉर ही जस्टिफाइड नहीं होती, और जब आपकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी होती है जैसी थी। तो प्रोफेशनल एयरफोर्स होना और उससे गलतियां होना, मैं ये 1 साल से उनसे कह रहा हूँ। मैं जब उसी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप इंडियन एयरफोर्स को क्या मशवरा देंगे एज एन ओपोनेंट, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अभी जून 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई की, तो मैंने कहा मैं अभी उनको मशवरा दूंगा कि इस पे ग्रेसफुल एग्जिट प्लान करें। हम तमाम फाइटर पायलट्स को बताया जाता है कि अगर दुश्मन हमलावर हो जाए, लास्ट डिच मनूवर, लाइफ सेविंग मनूवर कौन सा हो सकता है इस जहाज के लिए, तो उनको ये चाहिए कि वो ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें, तो दुनिया उनका पीछा छोड़ देगी। क्योंकि यहाँ मीडिया को तो रोजाना नई खबरें मिलती हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स एडमेंट रहेगी, डिनाइल मोड में रहेगी और नहीं मानेगी कि हमने, तो दुनिया, मीडिया, जर्नलिज्म, रिसर्चर्स, मिलिट्री हिस्टोरियंस सब पीछा करते रहेंगे इंडियन एयरफोर्स का। आज 1 साल हो गया, देख ले, आज हम नहीं याद करते, हमने तो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कहा कि आप याद कराते रहे। दुनिया आज भी मानती है पाकिस्तान सच्चा है, लेकिन दुनिया आज भी सबूत और काउंटर प्रूफ देने की इंडिया के खिलाफ मसरूफ रहते हैं, एविएशन एंथुसियास्ट भी, रिसर्चर भी, हिस्टोरियन भी, और ये होता रहेगा जब तक वो मानेंगे नहीं।
याद भी करते हैं और तारीफ़ें भी बहुत करते हैं। फील्ड मार्शल की हो या फिर शहबाज शरीफ की तारीफ़ें बहुत ज़्यादा आजकल कर रहे हैं। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि आपको क्या लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय मोर्चों को भी निशाना बनाया, और क्या ये बदली हुई जो स्ट्रेटजी है भारत को ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब पॉलिसी शिफ्ट हो चुका है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा? देखिए माम, दुनिया हमें देख रही थी कि इससे ज़्यादा मैं काफ़ी ज़्यादा जितना पाक फ़िज़ाई सर्विस की उस दौरान मैंने पढ़ा भी, मुख्तलिफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वॉर कॉलेजेस में पढ़ाता भी रहा मैं, तो जितनी एनर्जी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थी इतनी हमारी 78 सालों में कभी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि हमने 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल की जंग, उसके अंदर ये हार्मनी कोहेशन जो होनी चाहिए थी फोर्सेस के दरमियान वो नहीं थी। इस दफा इतनी ज्यादा इंटीग्रेशन और सिनर्जी थी, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी क्लियर थी, ऑप्शंस क्लियर थी, एग्जीक्यूशन क्लियर थी, इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना है, टाइमिंग क्लियर थे। तो जब इतनी सिनर्जी से आप लड़ते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप दुनिया को दिखा पाते हैं कि हमने ये फैक्ट क्रिएट किया। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की आप बात कर रहे हैं वो मैं 1 साल से कह रहा हूँ, मैं एक फिर रिपीट कर देता हूँ, शायद आपने साल में कई दफा मुझसे सुना हो, लेकिन क्योंकि दिन ऐसा है तो आज हमें रिफ्रेश करते रहना चाहिए। बिल्कुल 1 साल हो गया, मीडिया, खासतौर पर हमारा मीडिया और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जंग रुकवाई। मैंने 1 साल से नहीं माना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जंग रुकवाई। इस वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इस कौम ने 24-25 करोड़ लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने और पाक फिजाइया ने जंग रुकवाई। इस वजह से कि जरा विजुलाइज करें, आप दोनों माशाल्लाह यंग माइंडर ब्रेन हैं और मीडिया में हैं, जरा विजुलाइज करें खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो आया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमारी जंग बंद कराने आना था या किसी ने हमारे साथ गर्दी करनी थी? हमने खुद जंग रुकवाई, हमने इस काबिल थे। जब इतना बेफिटिंग जवाब दिया, इतना प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंडिया से हमने ले ली, तो दुनिया ने रियलाइज किया कि हियर इज अ कंट्री व्हिच नोज हाउ टू डिफेंड। फिर हमारी लोग मदद को आए, क्योंकि हमने वेस्ट के, यूरोप के, रशिया के वेपन्स को ऑब्सलीट साबित करना शुरू कर दिया था कि वो इस काम के नहीं है। और हम वही चाइनीज वेपन जिनका चाइनीज को खुद भी एतबार नहीं था कि किस तरह परफॉर्म करने, हमने ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि वैल्यू एड। आपने देखा कि दुनिया को हमने साबित किया कि वेपन सिर्फ लेना नहीं होता, उसको एम्प्लॉयमेंट भी करनी होती है, चाहे वो J-10C हो, चाहे वो राफेल। बिल्कुल खालिद साहब, आपने डिस्ट्रक्ट करके पूरी दुनिया को जो है वो इम्प्रेस किया और उसके समरात अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी सियासत का मरकज़ है। क्या हम अपनी दिफाई कामयाबियों को देखा जाए तो मौशी और सियासी ताकत में भी बदलने में कामयाब हो रहे हैं? जी देखिए, अभी चैलेंजिंग बहुत हैं। मुआशी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जंगे स्टैंड अलोन आप नहीं जीत सकते और हर दफ़ा आप, अल्लाह ताला हर दफ़ा मदद करे, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी जो इंटरनल डिसहार्मनी है, हमारी इंटरनल कोहेजन, या मैंने अभी आर्म्ड फोर्सेस का आपको जिक्र किया कि इतनी ज़बरदस्त कोहेजन थी, वो सिर्फ फोर्सेस में नहीं होनी चाहिए, वो मुल्क के अंदर भी होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक यूनिटी की तरह काम करना चाहिए और इकोनॉमिक स्ट्रगल जरूर हमें करके इस लूप से निकल जाना चाहिए। आप याद करें 4-5 साल से हम इकोनॉमिक IMF बेल आउट पे रहते, तो जाहिर है एक सॉवरेन मुल्क है तो वहाँ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना, जब आप किसी और एजेंसी या इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल का इंतजार करें कि अगर वो हमें लोन दे दें या फलां मुल्क रोल ओवर कर दे या वो हमें ये फेवर दे दे, तो आई थिंक उस पर काम करने की डेफिनेटली जरूरत है। सही। अच्छा खालिद साहब, अगर हम आलमी महाज पर देखें तो मोदी के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी आ रही है। मोदी दोबारा जंगी मिस एडवेंचर की जुर्रत करेगा, आपको लगता है? देखिए, सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं तो कल परसों से जब से मीडिया पर हाजिर हो रहा हूँ, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो लोग कहते हैं इंडिया सोच सकता है। मैंने कहा जी, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जरूर सोचना चाहिए, कर गुजरना भी चाहिए, लेकिन कर गुजरने के बाद आपको जो रिटेलिएशन यहाँ से मिलेगी, जो पंच बैक होगा, उसकी आप ताकत या हौसला रखते हैं, वो जवाब होता चाहिए। मैं ईरान और अमेरिका की जंग से लिंक कर देता हूँ। अमेरिका सुपर पावर है, उसने हमला कर दिया। हमला करना एक और चीज होती है, फिर हमला का जब रिस्पॉन्ड करता है दुश्मन आपका, जो दूसरी एडवर्सरी, फिर वो आपके डिसीजन मेकिंग लूप में शामिल हो जाता है। फिर आप टेक होम खुद नहीं कर सकते कि हम ये उठाएंगे और आके चले जाएंगे और फसले को शूटिंग कर देंगे और ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैं सिर्फ ये लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आइसोलेशन में नहीं होता, आपको लिंक करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और जाहिर है हार्मोनाइज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। और यकीनन पूरी कौम जो है वो आज मसल्ला फाल कर मार्का हक का जो 1 साल मुकम्मल हुआ है उसको सेलिब्रेट कर रही है, उसका जश्न मना रही है और दुश्मन को ये पैगाम भी दे रही है कि जनाब दोबारा कभी हमें अंडर एस्टिमेट करने की हमाकत मत करना, वरना बहुत नुकसान उठाओगे दोबारा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाजरीन। आजकल बाजार से कुछ खरीदने जाएं तो डर लगता है। मसाला जात में जिस तरह की मिलावट की खबरें आती हैं, बंदा सोचता है कि हम सेहत के हवाले से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ हम खालिस खरीदें, लेकिन जनाब जब घर में बनाएं, लेकिन मसाला जात ही जब सही नहीं है। ख़ास तौर पर हल्दी के बारे में कहा जाता है कि ये हर बीमारी का इलाज है। अगर सोचे वही नकली निकले तो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान ही होगा। बिल्कुल ज़रा ठीक कहा आपने। लेकिन आज हम अपनी माओ बहनों की ये जो टेंशन है ना, ये दूर करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईमा आपा, जिन्होंने पूरे 8 माह की मेहनत और तजर्बात के बाद एक ऐसा देसी और खाद तरीका ढूंढ निकाला जिससे आपके घर में भी 100% खालिस और केमिकल से पाक फ्री हल्दी तैयार मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं कि मुनफरिद तरीका क्या है और किस तरह से घर में खालिस हल्दी तैयार की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अब हमारे नाजरीन को वाकई वक्त ज़ाया किए बगैर बता देंगे ये घर में आप खालिस हल्दी कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको माहम ये बता दूं, हल्दी आपा खालिस के पास ही चलते हैं। आज मेरे पास आ जाओ, और आपा ने मैं आपको हुक्म दिया कि बताऊंगी। पानी भी असल लेते में हैं। हाँ, पानी भी अपना अपना लेते आइएगा। असल में मैं आप आज जो एक फार्मूला लेके आई हूँ ना, वो है कैल्शियम हल्दी। ठीक है, कैल्शियम हल्दी का तो आप लोगों ने सुना होगा, जी। लेकिन आज हम बनाएंगे कैल्शियम हल्दी, जो कि हड्डियों की भुरभुरेपन का शर्तिया इलाज है, आपकी बॉडी की तमाम इन्फ्लेमेशन का शर्तिया इलाज है। साथ में वो बच्चे, हाँ घड़े उठा लो, ठीक है, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, क्योंकि घर में 2 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। 80 साल वाले जो बच्चे हैं, अगर आप उनको सिर्फ ये इतनी सी, पहले मैं इसकी बनी हुई शक्ल दिखाऊं आप लोगों को, फिर मैं साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये बनानी कैसे। बहुत आसान है, ठीक है। पाकिस्तान में पहली बार मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये ना मेरी रेसिपी है ना ये मेरी नानी की रेसिपी है। देखिए हम दोनों का ये टोटका नहीं है, ये मैंने लिया है इंडिया से, ठीक है। वहाँ मेरे बहुत सारे फॉलोअर, बहुत सारे फैन हैं, मैंने स्पेशल वहाँ से सीखा है। तो फिर मैंने कहा कि हम सब क्यों ना बनाएं, इसलिए आज मैं शो में लेके हाजिर हुई। आप लोगों ने ये सिर्फ लेनी, ये बन के सही वाली शक्ल इसकी ये आएगी, ठीक है। जाफरानी रंग आ रहा है, जाफरानी रंग आ जाएगा इसका, ठीक है। ये जाफरानी रंग आ गया। अब इसका इस्तेमाल कितना करना है कि आपका कैल्शियम और आपको इसका करक्यूमिन मींस के इन्फ्लेमेशन खत्म हो, जस्ट ये, ठीक है। इतनी सी सिर्फ ये लेनी है आपने। आप सिंपल पानी के अंदर इसको मिक्स कर लें या आप इसको कहवे में मिक्स करें, जिस तरह मर्जी, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपने बस ये इतना सा मिक्स करके अपने बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, जो मैदान में काम करें, खेतों में काम करें, हर जगह आपने उनको ये पिला देनी है, ठीक है। आपकी हड्डियों के भुरभुरेपन का खास तौर पर शर्ती इलाज, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है और जो इसके अंदर इसको अल्कलाइन माहौल में जो रखा जाता है 30 दिन, वो मैं बताऊंगी आपको। यानी कि आपको सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं, सप्लीमेंट्स खाने की। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत है। जिसको चूना हमने आज हल्दी को लगाना, किसी को नहीं लगाना, ठीक है। आज हमने, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या, ये नोट कर ले, क्योंकि सब अपने अपने घरों में बना लें इसको। बहुत सबको मैं ओरिजिनल रेसिपी ये लेके आई हूँ। मैंने ली है आधा किलो हल्दी, ठीक है, 1 किलो चूना, ठीक है। ये आम चूना जो मिलता है, ठीक है, ये जो दीवारों पे लगाते हैं, घरों में करते हैं। तो ये 1 किलो चूना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हमने इधर डाल दिया। अब इसको आप लोगों ने ना फोकस करना है, ये सबको दिखाना है, ठीक है। ये 1 किलो चूना इस मटके में, मींस के जो मटका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है ना। ये रोगनी है, ये बस बात आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। ये ले माशाल्लाह मेरे घर में रोगनी ना नहीं सुना था आपा हमने, नहीं उसके ऊपर ना पेंट हुआ होता है ना, शाइनिंग वाला, वो नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए इसके अंदर, ये देखिए उज़ैर चला गया 1 किलो चूना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाल दी है ये आधा किलो हल्दी। अब इसको जरा फोकस कर लें, ठीक है। किस तरीके से करेंगे आप, दिखाना जरूर है ये, ठीक है। ये दिखाने वाली चीज है। कैमरामैन का पूरा फोकस है आप, ये अंदर इस तरह से मवाद सारा ऐड है, ये आ गया। अब आप इसको रखें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखने वाली चीज है, जबरदस्त। ये डाल दिया है। अब इसका अमल देख लो ज़ैर, देखो ये अब पकना शुरू हो गया। ओके, ये देखे ना, ये देखिए, यानी कि ये देखिए, ये देखने वाली, ये देखने वाली बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये देखने वाली, अभी थोड़ी सी देर में क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूंगी तो गिर ही ना जाए। नहीं, जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं ना, तो उस तरह की कैफियत होगी। फेस दूर रखें। पता क्या होगा, माहम आपके हाथ जलना, डेंजरस, रख दो फौरन से। जादुई हंडिया, वहाँ ये जादुई हंडिया। अब इसको फोकस करें ना, किस तरह करेंगे आप लोग, ये दिखाएं अब हमको कैसे दिखाएं आप, ये तो मैं कैमरे के सामने ले जाती हूँ इसको आप, लेकिन ये दिखाने वाली चीज है। मींस के आप वो देखें, आप लेफ्ट साइड पे देखें, वो उसमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, अब इसमें से धुआं उड़ता भी नजर आ रहा है, बड़ा क्लियर है। ये पूरा अंदर से चूना जो है ये फटेगा, फट के इसके अंदर से सारा का सारा
ये आपने करना, ये देखिए चूना ये इसका सारा निकलना शुरू हो गया। Yes. समझ आ और रही है आवाजें ना? भी आ रही हैं। ये तो जैसे आवाजें आ- बॉयल नहीं, जैसे ये अब देखिए तो ना, उबाले आना शुरू हो गए हैं। उबाले आना शुरू हो गए। ये बगैर हांडी के हांडी पक रही है। अब इसका हम ये देखें, हाथ ओए लगा होए। के देखें इसको, ये फुल नीचे से देखें, ओह यस, वाह, ठीक है ना। देखिए बगैर चूल्हे के आज हमने हांडी बना दी, क्या ही बात है फिर। जबरदस्त आपा, ठीक ये है, तो ये आपा ये तो कोई जादुई हांडी है, जबरदस्त। जादुई भाई हांडी, कोई ये मैंने स्पेशल क्लास ली है, केमिस्ट्री मैंने की इसके क्लास बाद- चल रही है। केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। ये है क्या, अल्कलाइन माहौल में ये हल्दी जो है, इसके अंदर आपा देखो, घड़ा फट तो नहीं जाएगा? मैं मुझे तो ये बता दें। टेंशन में हूँ। घड़ा नहीं फटेगा, घड़ा नहीं फटेगा। नीचे ठीक से है? भी धुआं निकल रहा है। हाँ, ये देखिए नीचे से भी धुआं निकल रहा है, आप लोगों को धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये बकायदा पक रहा है, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, अब क्या होगा कि ये हांडी ये पकती रहेगी, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाँ फुल गर्म हो गया ये पानी, इसके अंदर इतना डाल देना है हमने। ये देखिए अभी और अच्छे तरीके से पकेगा। अभी ये वाली जो हल्दी है इसको आज मुझे 13वां दिन है, ठीक है। अच्छा। 30 दिन, 25 से 30 दिन हमने रखना है। इसके अंदर नीम की लकड़ी लेके, नीम की लकड़ी के साथ इसको आप लोगों ने डेली बस 2 टाइम इसको मिक्स करना है, Mix ऊपर करना नीचे है, ऊपर ठीक नीचे है, ऊपर नीचे। तो ये वाली हल्दी जो आप लोगों ने देखी थी छोटी, उसकी क्या शक्ल बन गई, ये ले मैं हाथ से निकाल लेती हूँ उसको। वो छोटी छोटी जो हल्दी थी वो इस तरह की बन गई है। ओके ओके, नजर आ गया आपको? ये Grow खोल कर के गई दो, है। ग्रो कर गई है, ग्रो कर गई है, या आप ये कहें कि मतलब फूल गई है। अभी तो देखते आपा रहिए। ये आपने कितने दिन रखी है? वो 13 दिन, लेकिन इसको रखना हमने कितने दिन है, 30 दिन। पानी अगर कम हो जाता है तो आपने पानी और डाल देना है इसके ठीक अंदर, है। ठीक है। पानी अब सारा का सही। सारा खुश्क हो जाएगा, आपने पानी और डाल देना है। फिर अगर एक्सेस पानी रह जाता है 30 दिन के बाद, तो वो पानी आपके लिए ना चांदी ना सोना, वो हीरा बन जाएगा, ठीक है। ओके। वो पानी निकाल के रख लें डेली। बस 1 टीस्पून पानी भी जो है ना, आप सिर्फ पानी 1 गिलास में मिला के अगर पीते हैं ना, तो आप समझे कि आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत। और वो आपा वो जो चूना है वो भी बीच में लाइक आप पी सकते? मैंने देखे आप लोगों को यही बताया, आप लोग शायद समझे नहीं, देखे। पहले मैं हल्दी की शक्ल ठीक है। बता दूं ना, क्योंकि देख रहे हैं लोग, उन्होंने सबने बनाना है। ये देखिए अभी 13 दिन हुए हैं इसको, 13 दिन में ये सही बीच में से रहती है अभी, रहती ठीक है। है। ये सारी हल्दी का ये वाला कलर आ जाएगा, ओके, बिल्कुल चुकंदर जैसा। जब आप इसको पीस लेंगे, ये पाउडर की देखें, ओके, ये पड़ी है मेरे पास, आज मैंने इसको पीसना था, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं दिखाने के लिए ले जाती हूँ, ठीक सही। है। ये इसकी असल शक्ल ये आ जाएगी। यानी कि आप सारे फेजेस दिखा रही हैं, सारे बनते फेजेस बनते देखिए ना, ऐसे पहला बने। नया ओके। फार्मूला मैं बनाने लगी तो मैं लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करूँ ना, ये आएगी असल शक्ल, ठीक हो गया। ठीक है। अब आप लोगों ने इसको पानी में डिप करके देखो, सारा धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये अच्छा खासा ये फूल जाएगा, आपने पानी और डाल देना। 30 दिन इसको बतवातर रखना है, इसको हिलाते रहना, पानी डालते रहना है, ठीक है। 30 दिन के बाद ये वाली शक्ल आ जाएगी आप लोगों के सामने। फिर करना क्या है, जिस तरह ये मैंने इसको वॉश किया है, ओके। वॉश करने के बाद आपने इसको 30 दिन के बाद, ठीक है, इसको बारीक बारीक काट लें, जिस तरह ये काटा है। काटने के बाद आपने इसको पंखे के नीचे सुखाना है, Dry धूप कर- नहीं लगानी, ओके, ओके, ना मशीन लगानी पीसने के लिए। इसको हावन दस्ते में खुद पीस लें या किसी से पिसवा लें। आप ये समझे आपकी सालों साल कि जो एक हड्डियों में कैल्शियम की कमी थी, आपकी हड्डियां कमजोर थी, आपके बच्चों की हड्डियां कमजोर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केस सुने कि खुदा ना खासा अल्लाह ना किसी के साथ इस तरह करे कि चलती चलती हड्डियां मुड़ जाती, टूट जाती हैं। आप यकीन माने, पिछले साल से मैं लगी थी उनके पीछे, मैंने वहां से ये अच्छे तरीके से सीखी, फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिर मेरे तजर्बात जब प्रूफ हुए तो फिर मैं आप लोगों को सिखाने के लिए लेके आई। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आप लोग नहीं कर सकते, आपने सबने घर में करना है ये, क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है। मैं कहती हूँ कि हर घर में ये घड़ा रखा होना चाहिए, आप लोगों की हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए ये करती क्या है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, ठीक है, आपकी कैल्शियम को पूरा करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। जब आपकी अंदर की इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, चाहे उसके अंदर कैंसर है, चाहे उसके अंदर खुदा ना खासा कैंसर का मैं इसलिए नाम ले, सबसे बड़ी बीमारी हुई है, सबसे बड़ी ठीक है, बीमारी। अल्लाह ना करे। इन्फ्लेमेशन से सारी बीमारियां बनती हैं, तो सबसे बड़ी बीमारी वो तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन है, और साथ में इसके अंदर कैल्शियम है। तो ये चूना हल्दी की जो रेमेडी है, आप सब ने इसको फॉलो करना है, और जितना हो सकता है सदका जारिया समझिए, इसको आगे से आगे फैलाना आगे से है, आगे ताकि हर बंदा। अब और देखिए अगर इसकी कोई शक्ल। बना ले तो वो आगे से आगे बांटे भी, तकसीम भी करे। अब आपने बना लिया, मैं लेके जाऊंगी। ये देखिए ना, ये देखिए ये भर गया चूने का, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला फिर नोट कर ले। आधा किलो हल्दी है, 1 किलो चूना, ठीक हो गया। 1 किलो हल्दी है, 2 किलो चूना, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है। बस इसमें ये चम्मच हड्डियां अगर हिलाते रहे। कमजोर हैं तो ये घड़ा आपको रखेगा खड़ा। ओह यस, ठीक है ना। अगर हड्डियां कमजोर है, वाकई ये घड़ा आपको खड़ा रखेगा, ऐसे ही। वाह, ये रदीफ काफिया मिलान में बड़ा जबरदस्त, मात्रा है। अच्छा, अगली चीज अब मैं आप लोगों को बताऊं इसका फायदा, कि जो मेरे सामने है, ठीक है, हड्डियां मजबूत हुई, घुटनों का दर्द खत्म हुआ, जोड़ों का दर्द खत्म हुआ, और खुदा ना खासा जिनको जिस तरह से मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं लेती हूँ
तो मैंने ये था कि मेरे अपने तजर्बे में आया कि जब मेरी सेहत ठीक है तो फिर मुझे ये इस तरह लेनी चाहिए कि मेरे अंदर से इन्फ्लेमेशन मे बी मैंने टेस्ट नहीं करवाया, लबलबे की इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई हो कि जिसकी वजह से इंसान सही हो जाते, क्योंकि बहुत सारी फीडबैक जो आए थे वो यही आए थे कि हमारी शुगर ठीक हो गई। क्योंकि मेरे तो एक तजर्बा था ना, लोगों ने हजारों तजर्बे मुझे बताए हैं कि हमें ये फायदा हुआ, ये फायदा। आप लोगों को जो आपके मुशाहिदे में ये आया कि जो भुरभुरापन है, हड्डियों का आर्थराइटिस का मसला, वो ठीक होता है? बिल्कुल हड्डियों का भुरभुरापन खास तौर पे किस वजह से फील हुआ कि हड्डियों में दर्द होता है, नलियां जो होती है हमारी, ये नलियां, इनमें दर्द होता है, पाँव की जो टांगों की जो नलियां, इनके अंदर वो दर्द खत्म और हो आपा गया। जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, मतलब बुजुर्गों के हम अक्सर देखते हैं रात में मैंने नींद नहीं इसीलिए बात आती। की ये ना, पिएंगे हमारे तो घर में दो बिल्कुल तरह के बच्चे हैं, ठीक है ना, एक छोटे हैं एक बड़े हैं। अपने छोटे बच्चों को देंगे तो वो जिंदगी के हर मैदान में ही कामयाबी इंशाल्लाह उनको मिलेगी। हम ठीक है ट्राई ना? भी कर लें, बड़ा खुश जायका है और बड़ा मैं फायदेमंद अभी भी है। नाश्ता करूंगी, अभी हमने स्नैक्स भी बनाने हैं, वो पहले खाऊंगी ना। ठीक हो गया, फिर तसल्ली हो गई। ये लें जी, ये मैं आप लोगों को सही तरीके से, जबरदस्त। अच्छा टेस्टलेस है ये, टेस्टलेस, हाँ, ओके, टेस्टलेस है, लेकिन इसके अंदर चूने की अब्जर्व आपको नजर आ रही है। हमारा सेगमेंट खत्म यानी होने कि वाला है आपा, और मुझे साथ में- खतरा ये कोई आमिल इसको टूने के तौर पे ना और इस्तेमाल उज़ैर करना ये शुरू कर आपा दे। की जादुई हांडी वाला नुस्खा आप उज़ैर है, अब हमने हाथ लगा के लाइव देखो। आपको वाकई ये बहुत गर्म है हांडी अभी भी, और ये आपने अगर आजमा लिया बगैर नहीं, आग के बहुत आपा, मुश्किल है। ये मेरी तो टीम अच्छी कह रही है खासी- घड़ा उठा के दिखाओ जरा, इतना गर्म घड़ा आपने है। टीम की मानी तो उन्होंने कहना है कि 1.5 किलोमीटर से भर के भी लाओ ये इसको। देखें ना इसको, वाह। ये देखें ना नीचे से इसके तो रिसर्च जनाब ये जादुई हांडी का जादुई नुस्खा है और बड़ा ही जबरदस्त और नुस्खा है। आपके हल्दी को मसाइल- चूना लगाना है, किसी को चूना नहीं लगाना, ठीक है। हल्दी को चूना जी। लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, सही। आप में कैल्शियम की कमी पूरी रहेगी, कर्क्यूमिन जो है वो आपको डबल मिलेगा, ठीक है। ये मेरा सही, कहना है, साइंस का कहना है, ठीक जबरदस्त। है। हल्दी को चूना लगाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और आपा का ये नुस्खा भी आजमाते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन। और समझ तो आप गए होंगे कि क्या होने जा रहा है हमारे सेट पर, और जैसे हमने स्नैक्स का जिक्र किया था कि बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार से स्नैक्स आपको झटपट सिखाएंगे, तो हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा जी, आज अच्छा हमारा कैमरा कौन सा है ये तो हमारे बताएं। हमारा ये कैमरे सामने वाला कैमरे कैमरा। बस सामने ठीक है। आज हम बना रहे हैं दो बहुत ही जबरदस्त कोल्ड किचन की चीजें। एक हम बना रहे हैं फ्रेंच पोटैटो सैलेड। गर्मी है, आपका दिल करता है कि कुछ आप जी। कुछ ठंडा मजेदार नमकीन में भी खाओ, सैलेड्स खाओ। और एक हम बना रहे हैं फिले स्टेक टार्टीन। तो फिले स्टेक टार्टीन एक फिलाडेल्फिया एक अमेरिका की कंट्री है, उसका एक सही। स्टिर फ्राई होता है, उसको हम फ्रेंच ओपन फेस सैंडविच के फॉर्म में सर्व करेंगे। दो मुल्कों का मिलाप करा रहे हैं हम। जबरदस्त। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी सबसे पहले सैलेड की तरफ, जिसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो के करीब उबले हुए आलू लिए हैं, ठीक है। उसको हमने इस तरह से, ये देखें, आलूओं को काट के क्यूब्स में, बड़े चंकी क्यूब्स में, तो हमने इनको एक साइड पे रख लिए। अब इसकी हम क्विक एंड इजी मजेदार किस्म की ड्रेसिंग बनाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम चीजों से इतनी मजेदार चीज कैसे बन सकती है। वाह, ठीक है ना। ये देखें, कप ऑफ मेयो। ठीक है, जिसके सब दीवाने हैं, मतलब हाँ, जिसमें आ बड़े जाए बच्चे एवरीबॉडी एक अच्छी एक हमारे वो टेस्ट पैलेट, हमारे टेस्ट बड्स पे सेट हो गई है ना चीज। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मस्टर्ड, ठीक है। उज़ैर को मस्टर्ड सही नहीं गैस किया, पसंद, सही मैंने गैस किया। उज़ैर को मस्टर्ड नहीं पसंद, नहीं, आप पर- बड़ी समझ रहे थे। उज़ैर को मस्टर्ड नहीं पसंद, पर हम उज़ैर को आज इंशाल्लाह इसको ट्राई करवाएंगे और उज़ैर को अच्छा लगेगा। और इसी के अंदर हम डालेंगे कैरेट्स और बेल पेपर चॉप किए चॉप किए हुए, बारीक, जबरदस्त, ठीक है ना। ये देखें, ठीक हो गया। और ये तो मुझे अभी से लग रहा है कि बहुत यम्मी हेल्दी होने चीज वाला बनने healthy वाली चीज है और बनने टेस्टी भी वाली होगी। बिल्कुल देखें ना। हमजा बनाए और टेस्ट ना आए, ये कैसे हो सकता ये है? बिल्कुल, ये देखें, इसके अंदर हम थोड़े सा ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी शुगर, ये एनहांस करेगी फ्लेवर को। अगर आप शुगर को माइनस करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक ठीक है। है। और सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट देखें, जब एक चीज आपके पास अवेलेबल है और वो इतनी आपको न्यूट्रिशन और मिनरल्स दे रही है तो व्हाई नॉट। और गो फॉर द पिंक। यस यस, गो फॉर द पिंक। यस। या यस, पिंक मेक्स इट रियली डिलीशियस एंड विद अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। ये देखें, ये देखें, ये देखें, कितनी खूबसूरत हमारी ड्रेसिंग तैयार होगी। अच्छा, आप और इस हमजा ये कैमरे को ऐसे भी आप करके दिखाते रहे। दिखाएं ना, ये ताकि देखें। पता चल सके कि ये कितना देखें। कैमरामैन आप भी जो है जबरदस्त ना इसको जूम texture करते आ रहे, चुका फोकस करते रहे। ये देखें, इसको क्या है कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा मस्टर्ड और है। लगता है आपको मस्टर्ड सॉस ज्यादा पसंद नहीं, इसके अंदर अच्छा ओके, लगता है। ये ठीक है। इसकी एक मेन आपको नहीं पसंद मस्टर्ड मां? सब कुछ ही पसंद है, हम खा लेते हैं अल्लाह का शुक्र करके। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे
ये इसको आप एज ए डिप भी यूज कर सकते ठीक है। हैं बच्चों के लिए, फ्राइज के साथ, चीजों के के साथ। साथ, ठीक ये बहुत मजेदार बन गई है। और अब हम इस पॉइंट पे इसको Mix अपने कर देंगे। पोटैटोज आलूओं में, का और इनका मिलाप होने जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, आप इसके अंदर इसको लाइट करने के लिए ना, अगर आप वेट वॉश कर रहे हो और आप लाइट बनाना चाह रहे हो, सही। तो आप इसको आधा हाफ एंड हाफ भी कर सकते हो, ग्रीक योगर्ट और मायो मिक्स करके। मिक्स करके, ओके। ठीक है, जबरदस्त। जबरदस्त, अच्छी ऑप्शन है ये देखिए। तो आपने अब ये तले भुने फ्राइज नहीं खाने, अब आपकी अगर स्नैकिंग हाँ, का दिल आप करे तो आप रोस्टेड, अच्छा आप यही चीज रोस्टेड पोटैटोज के साथ भी बना कर सकते सकते हैं, हैं, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी है। देखें कितनी अच्छी एक मुकम्मल कलरफुल लुक हमारी आ भी गई है और तैयार सही। भी होगी। मैं और आपकी इसको help नहीं कर मैं सकती हूँ। ठीक है, वाह जी वाह। और अभी आ गई ट्रेस में। और देखिए हमें कितनी देर लगी है, जस्ट अ फ्यू। और प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है, उन्होंने झटपट देखें कितने अच्छे तरीके से, सुलझे तरीके से। यही मैं बना रही होती तो पजल हो। नहीं नहीं, पता है ये आदत हो जाती है। अच्छा, और सब अब इसकी जो मेन एक वाह। खूबसूरती और इसके अंदर टेस्ट ऐड करेगा, दैट इज आवर स्प्रिंग अनियन, हरा वाह वाह प्याज। वाह, जबरदस्त भाई ठीक है ना? हमजा, आपने तो बेहतरीन। कमाल कर दी है। इतनी झटपट और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन भी सामने रख दी है कि गेस्ट के सामने आप इजीली जाके रख भी सकते हैं। देखें ये Confidence देखें के अब, साथ। बिल्कुल ये देखें अब मुझे हम हेल्प करेंगी और इसको हम ये दूसरी मैं जा जगह रही पे माम का काम हो गया, वो जा ले रही है। जाए ले जाए, आप ही की है, आप ही की है। अच्छा, ये हम अच्छा यहाँ जी, रखते हैं, यहाँ एक पे हमारी रख देते तैयार हैं। हो गई। अब हम बनाने लगे हैं फिले स्टेक टार्टीन्स। इसमें आपने क्या करना है कि आपने शिमला मिर्च और प्याज को स्टिर फ्राई करना है, ठीक है। ठीक है, विद सम सोया सॉस, कि वो हल्का सा चार्ड हो जाए पर बिल्कुल अपना आप ना छोड़े, मतलब ठीक है, उसकी अपना छोड़ना भी नहीं चाहिए किसी को। उसके अंदर बॉडी रहनी चाहिए। अब ये हमारा है ग्रिल्ड चिकन, ठीक है, ये ग्रिल्ड चिकन है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यम्मी। ये देखें। अच्छा उज़ैर, जिस तरह आप जिम करते हैं जी। तो आप इसको एज इट इज भी ये देखें इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जब आप हाई प्रोटीन डाइट में हो तो आप और इसको गर्मियों में बहुत लाइट Good सा idea, खाने को भी हाँ। दिल करता है, तो आप इससे भी बहुत ज्यादा proper मसालेदार पके हुए खाने जो है ना वो अच्छे नहीं लग रहे होते आपको शरीर में। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये देखें अब ये अच्छे से सीजनड है, इसको हम हल्का सा इसकी सॉल्ट, खुशबू इतनी प्यारी है, दिल करे ऐसे ही खा लूं। क्योंकि चिकन ग्रिल्ड है ना, बॉइल्ड पे मैं हमेशा कहता हूँ आप ग्रिल करें। सैंडविचेस के लिए चिकन जब आप बॉईल करते हैं ना, जी। रैंडम सैलेड सैंडविचेस बनाने के लिए, तो उसका टेस्ट, अब आपके हाथ साफ होने चाहिए सीजनिंग करने से पहले प्लीज। आप जब हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। ठीक है, अब ये हमारी फिलेज चिकन हमारी फिलिंग बन गई। Filling बन अब गई। आ गई टार्टीन्स की बारी। टार्टीन्स ठीक की है, बारी। टार्टीन्स का मतलब है एनी ओपन फेस सैंडविच, ठीक है। उसके लिए आप सार्डो ब्रेड ले लें, रेगुलर ब्रेड ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। ठीक है, बंस ले लें। रोटी ले लें। नहीं रोटी रोटी कुछ में लोग- आप कुछ इसका लोग रैप होते हैं ना, बना झटपट सकते हैं, रैप तैयार रैप बना सकेंगे, पर नॉट दी सैंडविच मैंने इटसेल्फ। आपके इंग्लिश सिखाने को कितना देसी कर दिया एकदम नहीं से। नहीं नहीं, आप लोग भी बड़ा अच्छा सपोर्ट देते हैं तो हम ये कर पा रहे होते हैं। ये देखें उज़ैर, ये हम तो देखें, बल्कि सीख रहे होते हैं हमसे ये आपसे, देखें। चाहे हम बनाए ना लेकिन सीख जरूर रहे होते हैं। हम खाएंगे जरूर। नहीं, आपने खाना, मुझे आई एम श्योर आप लोग घर जाके जरूर ट्राई करेंगे। आप लोग घर जाके जरूर ट्राई करेंगे, घर वालों को खिलाएंगे, अम्मी अब्बू को खिलाएंगे, आप लोगों को मजा आएगा। बिल्कुल, आपके गेस्ट भी जो हैं वो भी इंजॉय करेंगे और वो भी Enjoy पूछेंगे ये रेसिपी ली आपने कहाँ से। और वैसे भी गर्मियों में ना किचन में जाके हमजा को इतना credit देना नहीं पकाने बोलना को आपने, बनाने अगर को भी बनाए। दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये देखें अच्छा जी, वाह, हमारे पास उज़ैर कितना बड़ी टाइम है? फ्रेश लुक हमारे आएगी पास इससे। बहुत टाइम है, जब तक ये हम वक्त खा ही नहीं वक्त है जब लेते। तक अच्छा सारी सच्ची बातें हम आज ही कर रही है। देखें, ये सच सच बोलना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें a little bit of मायो। ठीक है, उसकी इतनी सी मायो की वजह ये है कि हमने अपना जो सलाद पत्ता है उसको इसके ऊपर स्टिक फिट कर। कर- स्टिक करना है, ठीक है, ठीक है जी, फॉर द फ्रेश लुक। वाह, ओह वाह, मॉर्निंग फुल मॉर्निंग वाइब आ रही है। फ्रेश फ्रेश सैलेड। ग्रीनरी नजर आ रही है हर तरफ। हम और ये सलाद के पत्ते का जायका वैसे आज ही हमने पत्तों के साथ ट्रेनिंग की है।
नहीं वैसे आज आप दोनों की बाकी ट्विनिंग हुई हुई है। भाई मार्का हक था आज, हम ट्विनिंग लेकिन आज करके सेलिब्रेशन है हमजा, आज तो देखें पूरी कौम जश्न मना रही है जश्न आज। मना रही है, ग्रीन सेलिब्रेशन है मतलब आज। केक की जगह हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस हैं हाँ, आज, फर्क सिर्फ इतना है। केक भी कर लेते आप अगर मुझे बताते ना, तो हमने केक भी ये देखें। नहीं हमारा देखें सेगमेंट बहुत भरपूर हो गया, भरपूर ग्रीन आ है गया इस है ना, तरह से। सब कुछ ग्रीन हम ग्रीन। चाहते हैं सब लोग हेल्दी चीजें खाएं। हाँ भाई उजैर साहब तो स्पेशली चाहते हैं माम आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या आप बस हम खा हेल्थ लेती कॉन्शियस। मैं किसी हिसाब से कहीं से आपको कॉन्शियस नजर आ रही हूँ किसी चीज को नहीं नहीं आप मुझे वैसे कॉन्शियस देखिए वो होना पर होता है कुछ लोग डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं। Yes. पर माम एज ए यंग गर्ल अभी वो कुछ खा भी लेगी तो उसका मेटाबॉलिज्म आपका बर्दाश्त कर आपको लेता है। उसको हैंडल कर लेगा, ये देखें। वाओ जबरदस्त। जबरदस्त, बेहतरीन। अब इसके ऊपर जा रही है सिराचा एओली। सिराचा Okay. एओली इज मिक्सचर ऑफ केचप, मायो एंड सिराचा सॉस। सृराचा सॉस। ओके नाम कुछ याद है, सिर्फ वो केक पे नाम लिखवाते थे। हैप्पी बर्थडे। वाकई देखें आप मेहंदी भी लगा सकते हैं, हम जैसे क्यों लगा रहे हैं। जितनी नफासत से आप इसके ऊपर वो ऐड लगवाने कर रहे वाले हैं। बने, हम लगा देंगे। ये ABC नहीं लिखनी जैसे बचपन में मेरा भाई लिख देता, लाओ मेहंदी लगाऊं। ये ABC देखें लिख। जी हमारे फिले स्टेक टार्टीन्स भी रेडी यम्मी यम्मी। हैं। जबरदस्त। ठीक है, अब ये देखें हमारा जो ये मिक्सचर रह गया है ना, ठीक है। इससे हम आपको जल्दी जल्दी एक और चीज बनाना बता देते वाह हैं। कमाल हो यहीं गया। पे हम फिले स्टाइल चिकन सैलेड बनाना बता देते हैं। सैलेड भी ठीक है। ठीक है वाओ। जी, ये देखें ये आपने प्लेट ली, ठीक ये है। हमने ऑन हेयर ही रेसिपी क्रिएट की है। वाओ ये आपने अपनी ये जो हमने फिले चिकन फिलिंग मैंने आपको बताया है, जिसमें ग्रिल्ड अनियंस हैं, साथ बेल पेपर्स हैं, वो आपने डालने। ठीक है, यानी कि और- कुछ आपने जाया नहीं होने देना। एग्जैक्टली। यमी। ये आपने इसको ओह, ड्रेस वाह। कर दिया। अब ये कितना जबरदस्त एक हाई प्रोटीन आपका मील तैयार हो गया। और है। इस पे आप स्प्रिंग अनियन डालें और ये आपकी सैलेड भी वो अकेला क्यों अधूरा था? तैयार है। कौन सा ये ये। बस एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट साथ आ गया, फिरने आया है। अच्छा यहाँ से प्याज होके जाएगा तो घर में हांडी में मजे का हाँ हो ये जाएगा। वैसे हम यहाँ पे रख देते हैं इनको यहाँ पे क्योंकि हम हमने- एक दफा नहीं यहाँ पे रख दे। हमारी पे। टीम कह रही है यहाँ आए ताकि सब यहाँ पे खड़े होके खा सके। अपनी प्लानिंग सोच लिया उन्होंने हैं? कमाल। लाए लाए ये जी। वाली भी वो वाली यहीं भी यहाँ पे रखे ना, हम एक दफा फाइनल अपना डिस्प्ले तो दें। पे। वाओ ये देख। यमी। जबरदस्त ही जबरदस्त। बस अब हम क्लोजिंग ही करते हैं जल्दी जल्दी। हाँ कैसा लगा आपको Excitement ज़ैर? देखें। हम बहुत जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त है। और यकीनन हमजा आप बनाते हैं तो टेस्टी भी होती है चीज़, और हम बाकायदा टेस्ट करके बताएंगे भी आपको बाद में और कि सबसे बड़ी बात है कि विद इन नो टाइम देखें झटपट। आप झटपट तीनों चीजें आपकी तैयार हैं। आपके पास खाने को कुछ नहीं है, चीजें पड़ी हैं, अवेलेबल ये है ज़ैर, और जरा आपने check स्नैक्स तो करें। बनाए और तैयार किए। ऑन एयर जरा बताएं ना Yes, कैसा yes, पोटैटो yes. सैलेड कैसी है, इसका तो बता दें। सैंडविच खाना जरा टेक्निकल है। टेक्निकल है। हाँ जी नमक ठीक है? बहुत ज़बरदस्त जबरदस्त है। बहुत चलो अच्छा। बस, वेरी जबरदस्त, नाइस, यम्मी। वेरी अब नाइस। मैं ब्रेक पर जाकर ही खाती हूँ, अभी हम इजाजत ही चाहते हैं क्योंकि ये खाना भी बाकी है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।